आपने वो खबर तो सुन ही ली होगी कि पाकिस्तान को जुलाई 2025 यानी इस महीने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का अध्यक्ष चुना गया है। अब बात पाकिस्तान की, जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। एक ऐसा देश जिसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं टेरर फंडिंग के, जो देश FATF की ग्रे लिस्ट में लंबे टाइम से रहा है, और सबसे बड़ी बात कि वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बार बार यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भारत के खिलाफ बोलता रहता है, और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी कश्मीर का और भारत का मुद्दा उठाने की कोशिश में रहता है। वही पाकिस्तान इस महीने यूएनएससी की अध्यक्षता भी करेगा, जिसका काम इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा को बनाए रखना होगा। मेरे हिसाब से बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है कि आप भेड़िए को जानवरों की रखवाली करने की जिम्मेदारी दे दो। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, इस पर तो भारत को नजर रखनी ही होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कैसे हुआ कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी मिल गई, जबकि ये देश खुद अपने देश को ढंग से डिफेंड भी नहीं कर पाता है। आखिर क्या है चक्कर इस यूएनएससी का, क्यों बनी ये ऑर्गेनाइजेशन, और आखिर कैसे हुआ कि पाकिस्तान को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिल गया। आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इतिहास में जाने से पहले अभी क्या हो रहा है और पाकिस्तान अध्यक्ष कैसे बना, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं, और ये भी बताते हैं कि भारत का इसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, कश्मीर में हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को लगातार आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा है। इसके लिए भारत से एक डेलीगेशन भी गया था, जो कि दुनिया के कई देशों में जाकर पहलगाम में हुए हमले और पाकिस्तान के इसमें इन्वॉल्वमेंट और फिर भारत के रिएक्शन को लेकर सच्चाई बता रहा था। लेकिन इससे कुछ दिनों बाद पता चलता है कि पाकिस्तान को 193 में से 182 वोट मिले हैं, जिससे वो एक महीने के लिए यूएनएससी का प्रेसिडेंट बन गया है। यानी कि पाकिस्तान को अच्छे खासे बहुमत के साथ प्रेसिडेंट बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि यूएनएससी में टोटल 10 नॉन परमानेंट यानी अस्थायी सदस्य होते हैं, और इस वक्त भारत इन मेंबर्स में से नहीं है। भारत 2028 में 2 साल के लिए सदस्य बनने की बोली लगा सकता है, इससे पहले तक तो चांस नहीं है। अब इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इस बात की दिक्कत यह है कि अब एक महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिकार अहमद परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, एजेंडा तय करेंगे और पब्लिक इवेंट्स में सुरक्षा परिषद को रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि यह अध्यक्ष बनना वैसे तो बस एक प्रोसेस है, आपको इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कैसे बनते हैं। इससे पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्रा वोट या फिर वीटो पावर नहीं मिलती, लेकिन हाँ, पाकिस्तान यह तय कर सकता है कि किन टॉपिक्स पर डिस्कशन हो, और इस तरह से वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर स्पेशल प्रोग्राम्स भी करवा सकता है। यह सब तब होगा जब भारत अपनी बात को रखने के लिए यूएनएससी में नहीं होगा। भारत के लिए दिक्कत यह है कि कश्मीर का इशू पाकिस्तान फिर से वहां पर उठा सकता है। इंडिया का स्टैंड इस इशू पर हमेशा से क्लियर है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है, और पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि इस मामले में कोई मध्यस्थ यानी कि कोई बिचौलिया आए। इसीलिए भारत के लिए एक नया चैलेंज है। तो हो सकता है कि इस महीने आपको कई खबरें यूएनएससी से जुड़ी मिले। तो अब आते हैं उस कहानी पर जिसके लिए आप यहां इस वीडियो को देखने आए हैं, यानी कि यूएनएससी है क्या और ये आखिर बनी कैसे। तो कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। इस युद्ध में एक बार फिर से पूरी दुनिया बर्बादी की कगार पर खड़ी थी। लगभग 7 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। यह इतिहास का सबसे भयानक संघर्ष था। इससे पहले 1914 में भी पहले विश्व युद्ध में ऐसा विनाश देखा जा चुका था। 1919 में इस तरह के युद्धों को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, लेकिन वो किसी काम नहीं आया, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई खास ताकत नहीं थी, और अमेरिका जैसे ताकतवर देश इस ग्रुप में नहीं थे। इसी वजह से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आपदा आई तो ये ग्रुप इस आपदा को टाल ही नहीं पाया। इस तरह से 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद दुनिया भर के नेताओं ने तय किया कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। इसी ठोस कदम की सोच ने जन्म दिया यूनाइटेड नेशंस को। इस संगठन का मकसद था कि दुनिया भर में पीस और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, और ऐसे किसी भी बड़े युद्ध की पॉसिबिलिटी को रोका जाए, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 बड़ी बड़ी और मेन बॉडीज बनाई गई, और इन्हीं में से एक बॉडी थी यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इस काउंसिल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश में पुलिस है, हर स्टेट में अलग अलग पुलिस है जिसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक वैसे ही यूएनएससी इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सुरक्षा के लिए काम करती है।
इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ खास ताकतें हैं जो इसे यूनाइटेड नेशन के बाकी बॉडीज से काफ़ी अलग और इम्पैक्टफुल बनाता है। यूएनएससी के स्ट्रक्चर में भी ऐसी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो सुरक्षा परिषद के स्ट्रक्चर में कुल 15 देश सदस्य होते हैं। इन 15 में से 5 परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि ये वो देश हैं जो कभी भी इस ग्रुप से अलग नहीं होंगे। ये वो देश हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और जो आज के टाइम पर न्यूक्लियर पावर भी हैं। ये 5 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और रशिया। इन मेंबर्स के पास एक खास ताकत होती है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर सुरक्षा परिषद कोई फैसला लेना चाहती है और इन 5 में से कोई भी एक देश उस फैसले के खिलाफ वीटो कर देता है, यानी कि ना कह देता है, तो इस ना का मतलब है कि वो फैसला पारित नहीं हो सकता, भले ही बाकी के 14 देश उस फैसले के पक्ष में बैठे हो। ये वीटो पावर इन देशों को बहुत ज़्यादा ताकत देती है और कई बार इसकी वजह से दुनिया भर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैसले भी रुक जाते हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर कई बार दिक्कतें भी खड़ी होती हैं। अब अगर आप इन सारी बातों को समझ चुके हैं और अब पाकिस्तान की अध्यक्षता वाली बात को देखो, तो भारत के पास यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स का कुछ हद तक सपोर्ट है। इसीलिए अगर पाकिस्तान कश्मीर से जुड़ा कोई रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश भी करता है तो भी ये परमानेंट मेंबर्स, खास तौर पर अमेरिका और रशिया, वीटो पावर का यूज करके पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का साथ अमेरिका और रशिया में से पहले कौन देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। फिलहाल अगर हम आगे बढ़ें तो 5 परमानेंट मेंबर से अलग अलग 10 मेंबर और होते हैं। ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए मेंबर बनते हैं। इन्हें यूएन के ही एक दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली में चुना जाता है। इसमें भी प्रोसेस ये है कि हर साल 10 में से 5 मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि सभी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को या सभी ज्योग्राफिकल एरियाज को सही से रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब यहां ध्यान देना कि मैंने कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप कहा है, देश नहीं कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 10 मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए कॉन्टिनेंट्स को बेस बनाया गया है, ज्योग्राफिकल एरियाज को बेस बनाया गया है, ना कि देशों को। तो इन 10 सीटों को दुनिया के अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में बांटा गया है। जैसे एक ग्रुप है अफ्रीका, एक है एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल एरियाज को बांटा गया और इसी हिसाब से सीट्स का बंटवारा किया गया है। जैसे अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट से 5 मेंबर आते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर, लैटिन अमेरिकन स्टेट से 2 और वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से 2 मेंबर होते हैं। कुल मिलाकर 10 मेंबर। पाकिस्तान और भारत दोनों अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स ग्रुप से आते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को इस ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान 7 बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर चुका है और 2025 में उसकी 8वीं अध्यक्षता है। इससे पहले पाकिस्तान ने 2013 में इस पद को संभाला था। पहली बार पाकिस्तान 1952 से 1953 में सुरक्षा परिषद का सदस्य बना था और इसके बाद से लेकर 8 बार तक की लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दी है, आप इसको चेक कर सकते हो और इन सभी सालों में उसको मेंबरशिप मिलती है, अध्यक्ष बना है वो। ठीक ऐसे ही भारत भी कई बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में परिषद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। स्क्रीन पर आप लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन से साल भारत सदस्य रहा है। लेकिन रही बात अध्यक्ष बनने की, तो यहाँ पॉइंट इंटरेस्टिंग आ जाता है। भारत 8 बार की सदस्यता में 15 बार अध्यक्ष रहा है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि भला 8 बार में कोई 15 बार अध्यक्ष कैसे बन गया। अब आप इसे इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत को भी मान सकते हो, क्योंकि यूएनएससी की अध्यक्षता हर महीने बदली जाती है और सभी 15 सदस्य देशों को बारी बारी से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पद मिलता है। इसीलिए जब कोई देश 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनता है तो उसे उन 24 महीनों में कम से कम 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है। कुछ केसेस में 3 बार भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत के पास 8 बार में 16 बार अध्यक्ष बनने का मौका था और भारत ने इसमें टॉप किया। 16 में से 15 बार वो अध्यक्ष बना। इस दौरान भारत ने, जब भी वो अध्यक्ष रहा है और मेंबर रहा है, दुनिया भर में पीस, जस्टिस और डेवलपमेंट के मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाया है। उसने अफ्रीका, एशिया और मध्य एशिया में कई पीस मिशंस में हिस्सा लिया है और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स के रूप में भी शामिल रहा है। खैर, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिफरेंस ये भी रहा है कि भारत को हमेशा से यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनाने की वकालत की जाती रही है। भारत को लेकर अमेरिका और रूस जैसे कई देश कई बार इसे परमानेंट मेंबर बनाने की बात कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा ऑफर कभी नहीं आया।
हालांकि अगर अभी देखा जाए तो इस बार की जो टाइमिंग है वो काफ़ी बेकार है। एक तरफ पाकिस्तान पर भारत आरोप लगाता आया है आतंकवाद को बढ़ावा देने का और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिम्मेदार होने का, लेकिन पाकिस्तान अध्यक्ष बन गया इस काउंसिल का, तो ये टाइमिंग खराब है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब आते हैं इस बात पर कि भाई आखिर यूएनएससी करता क्या है। देखिए, इनका पहला और सबसे जरूरी काम है दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अगर कहीं पर कोई इंटरनेशनल विवाद होता है या कंट्रोवर्सी होती है तो यूएनएससी का काम है उसकी जांच करना और ये तय करना कि कहीं इससे ग्लोबल पीस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह के किसी भी विवाद को पीसफुल तरीके से सॉल्व करने का काम करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी। अब अगर कोई देश बात नहीं मानता तो यूएनएससी के पास उस पर सैंक्शन लगाने या उसकी इकोनॉमिक नाकेबंदी करने की भी ताकत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर यह मिलिट्री एक्शन लेने की इजाजत भी दे सकती है। इसे हम अक्सर संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन के रूप में जानते हैं और भारत ने इसमें बड़े पैमाने पर पार्ट भी लिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र में नए मेंबर्स को शामिल करने की सिफारिश भी यूएनएससी करता है। यूएनएससी के जो फैसले होते हैं वो सभी मेंबर्स पर लागू होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यूएनएससी कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को उसका पालन करना जरूरी होता है और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र का सबसे ताकतवर और इम्पैक्टफुल बॉडी बन जाती है। जब भी कोई देश यूएनएससी का अध्यक्ष बनता है तो उसकी कुछ खास जिम्मेदारियां होती हैं। मतलब मैं समझा रहा हूं कि पाकिस्तान क्या क्या करने वाला है अगले 1 महीने में। तो वो परिषद की ऑफिशियल से लेकर अनऑफिशियल मीटिंग्स को लीड करता है। उसका काम होता है डिस्कशंस को सही डायरेक्शन देना और अगर कहीं कोई क्राइसिस की स्थिति आ जाए तो अध्यक्ष का काम है सबको साथ लेकर चलना और मुद्दे पर एक राय बनाना। कई बार अध्यक्ष देश किसी खास मुद्दे पर खुली बहस या हाई लेवल मीटिंग भी बुला सकता है जिससे उस खास मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा ध्यान दिलाया जा सके। अब जैसे कि इस अध्यक्षता में पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे पर ऐसा कोई काम कर सकता है। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है, बाकी आप बताना कि आपको क्या लगता है। अब यही बात सबसे ज़्यादा खटक भी रही है इस समय। इससे पहले भी पाकिस्तान 90 के दशक में और 2019 में ऐसी कोशिश कर चुका है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान इस बार भी ये मुद्दा उठाए, क्योंकि अभी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर इन दोनों का मामला काफ़ी ताज़ा है। बाकी पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यूएनएससी एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की कोशिश करती है। इसके परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, जिसको लेकर कई बार क्रिटिसाइज भी इसे किया गया है। ये उन्हें ताकतवर भी बनाती है और कई बार इसकी वजह से मुद्दे भी जो है वो सॉल्व होने से रह जाते हैं। और अस्थायी सदस्यों के बारे में बताया ही मैंने आपको कि कैसे चुने जाते हैं और क्या सारे प्रोसेस हुए। अब ये जो व्यवस्था है या सिस्टम है बताता है कि दुनिया की शांति और उसका संतुलन कितना नाजुक और कितना मल्टी डायरेक्शनल है, जिसमें हर देश की अपनी भूमिका होती है। कुल मिलाकर जो यूएनएससी है उसको लेकर आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा विवाद ये चलता है कि इसमें जो मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट है। मतलब कि जो मेंबर्स है यूएनएससी में उनको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है सभी देशों को। अगर आप एशिया और अफ्रीका का एक ग्रुप बनाते हैं और वहाँ से सिर्फ 5 मेंबर आते हैं तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका मिला के बहुत सारे देश हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर विवाद चलता रहता है, लेकिन मेरा वीडियो इस बात पर फोकस था कि यूएनएससी है क्या, कैसे बना और कैसे सारी चीज़ें काम में आती हैं और पाकिस्तान इसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है। आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आगे आने वाले टाइम में कश्मीर के मुद्दे को और दूसरे किसी मुद्दे को जो भारत की ग्लोबल या फिर भारत की डिप्लोमेसी को प्रभावित कर सकती हैं, वैसा कोई फैसला कर सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हिस्ट्री कनेक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।